Bismillahirrahmanirrahim. Assalamu alaikum. I hope you all are enjoying good health at your home. आज का जो हमारा टॉपिक है वो है द न्यूक्लियस इंफॉर्मेशन सेंटर. As you all know that it is the brain of the cell, it is the control center of the cell, it is the information center of the cell. It is responsible for all the activities and all the inheritance to the next generation of the cell. ठीक है. सबसे पहले हम देख लेते हैं कि हमारी लर्निंग आउटकम्स क्या होंगी. कैटेगरीज द फंक्शंस ऑफ द न्यूक्लियस इन टर्म्स ऑफ द स्ट्रक्चर ऑफ द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के स्ट्रक्चर के लिहाज से उसके क्या क्या फंक्शंस होते हैं. द न्यूक्लियस कंटेन्स द डीएनए एंड इज द कंट्रोल एंड इंफॉर्मेशन सेंटर फॉर द यूकेरियोटिक सेल्स. सेल का डीएनए इसके अंदर है और ये कंट्रोल और इंफॉर्मेशन सेंटर है यूकेरियोटिक सेल्स में. इसके दो मेजर फंक्शंस हैं. द न्यूक्लियस डायरेक्ट्स केमिकल रिएक्शंस इन सेल्स बाय ट्रांसक्राइबिंग जेनेटिक इंफॉर्मेशन फ्रॉम डीएनए टू आरएनए. सेल के अंदर होने वाले मेजर केमिकल रिएक्शंस जिनके अंदर ट्रांसक्रिप्शन और ट्रांसलेशन भी शामिल हैं. जैसे ये यहाँ इसने बताया है कि ट्रांसक्राइब करता है जेनेटिक इंफॉर्मेशन को, डीएनए से आरएनए बनाता है, which then translates the specific information into the protein or enzymes that determines the cell's specific activities or functions. सेल के अंदर होने वाले दो मेजर केमिकल फंक्शंस जिनके अंदर पहले डीएनए से आरएनए में ट्रांसक्रिप्शन है. ठीक है. जेनेटिक इंफॉर्मेशन डिकोड होती है और आरएनए बन जाता है. फिर आरएनए डिकोड होके प्रोटीन बन जाता है और वो प्रोटीन और एंजाइम्स जो होते हैं वो सेल के अंदर स्पेसिफिक एक्टिविटीज के लिए रिस्पॉन्सिबल होते हैं. उनके बगैर वो नहीं हो सकती. बहुत सारे केमिकल रिएक्शन वहाँ पे ऐसे होते हैं जो इन एंजाइम्स की प्रेजेंस में कैटालाइज होने होते हैं. उनके बगैर वो पॉसिबल नहीं है. The nucleus also stores genetic information and transfers it during cell division. एक तो ये जेनेटिक इंफॉर्मेशन को स्टोर रखता है और दूसरा सेल डिवीजन के दौरान एक सेल से नेक्स्ट सेल में ये ट्रांसफर करता है. एंड फ्रॉम वन जनरेशन ऑफ ऑर्गेनिज्म टू द नेक्स्ट. एक ऑर्गेनिज्म की जनरेशन पहली जनरेशन से अगली जनरेशन में ट्रांसफर करता है. न्यूक्लियर इन्वेलप. अब हम इसके स्ट्रक्चर्स और साथ साथ उनके फंक्शंस देख रहे हैं. गेटवे टू द न्यूक्लियस. न्यूक्लियस के अंदर कैसे पहुंचा जाता है, वो न्यूक्लियर इन्वेलप को क्रॉस करके पहुंचा जाता है. और न्यूक्लियर इन्वेलप है क्या? इट इज अ मेम्ब्रेन दैट सेपरेट्स द न्यूक्लियस फ्रॉम द साइटोप्लाज्म एंड इज कंटिन्यूअस विद द एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम एट अ नंबर ऑफ पॉइंट्स. ये साइटोप्लाज्म से न्यूक्लियस को अलग रखता है और बहुत सारी जगहों पे ये एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम से अटैच होता है. जैसे कि जब हमने एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम डिस्कस किया था तो हमने देखा था कि एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के थ्रू सेल के न्यूक्लियस के अंदर होने वाली एक्टिविटीज, वहाँ बनने वाली प्रोडक्ट्स जब डायरेक्ट प्लाज्मा मेम्ब्रेन से बाहर जानी होती हैं तो वो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम को के थ्रू होते हुए उस पाथवे को यूज करते हुए साइटोप्लाज्म में आने की बजाय डायरेक्ट बाहर चली जाती हैं. मोर देन 3000 न्यूक्लियर पोर्स पेनिट्रेट द सर्फेस ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप. 3000 से भी ज्यादा न्यूक्लियर पोर्स प्रेजेंट है न्यूक्लियर एनवेलप की सरफेस पे. These pores allow material to enter and leave the nucleus. इन पोर्स की वजह से न्यूक्लियस के अंदर मटेरियल एंटर भी होता है और वहां से निकलता भी है, न्यूक्लियस को छोड़ के भी जाता है. एंड दे गिव द न्यूक्लियस डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद द न्यूक्लियर एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम. और ये डायरेक्ट कॉन्टेक्ट बना रहा है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के साथ न्यूक्लियस का. ठीक है. Nuclear pores are not simply holes in the nuclear envelope. ये simple holes नहीं है. Each is composed of an ordered array of globular and filamentous granules, probably proteins. अच्छा जी, ये किससे मिलके बना है? अरेंजमेंट. अरे मतलब अरेंजमेंट. अरेंजमेंट ऑफ ग्लोब्यूलर और फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स जो कि प्रोटीन्स हो सकती हैं. ग्लोब्यूलर तो प्रोटीन्स ही होती हैं. ठीक है. और फिलामेंटस ग्रेन्यूल्स जो हैं वो भी मे बी प्रोटीन्स के ही हैं. The size of the pores prevents DNA from leaving the nucleus but permits RNA to be moved out. अब ये इनका जो साइज है न्यूक्लियर पोर्स का वो डीएनए को बाहर नहीं जाने देता. इसका मतलब है कि ये डीएनए के साइज से छोटा है और आरएनए को ये बाहर जाने की इजाजत देता है. इसका मतलब है कि आरएनए के साइज जितना है या उससे फिर बड़ा है. डीएनए को बाहर नहीं जाने देगा लेकिन आरएनए को बाहर जाने देगा. ये देखें आपके सामने है न्यूक्लियर एनवेलप का इमेज. ठीक है. ये इलेक्ट्रॉन माइक्रोस्कोप के थ्रू बड़ा करके दिखाया गया है. ये सारे के सारे यहाँ पे ये पोर्स हैं. ठीक है. ये पोर्स हैं इसके न्यूक्लियर एनवेलप के ऊपर.
नेक्स्ट कम्स क्रोमोसोम्स। क्रोमोसोम्स जेनेटिक कंटेनर्स। अब क्रोमोसोम्स भी न्यूक्लियस के अंदर मौजूद होते हैं, इसलिए हम इसको इसके अंदर डिस्कस कर रहे हैं। ये जेनेटिक कंटेनर्स हैं, इसलिए इसको ऐसा बोला जा रहा है क्योंकि हमारी जो जीन्स हैं वो क्रोमोसोम्स के ऊपर लाई करती हैं, क्रोमोसोम्स के ऊपर समझ लें कि अटैच होती हैं। द न्यूक्लियोप्लाज्म इज द इनर मैस ऑफ द न्यूक्लियस। न्यूक्लियस के सबसे अंदर वाला जो पोर्शन है उसे न्यूक्लियर प्लाज्म बोला जाता है। इन अ नॉन डिवाइडिंग सेल, जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता, इट कंटेन्स जेनेटिक मटेरियल कॉल्ड क्रोमेटिन। और जब जेनेटिक मटेरियल जब सेल डिवाइड नहीं हो रहा होता तो उस वक्त वहां पे जो जेनेटिक मटेरियल होता है उसे क्रोमेटिन बोला जाता है। ये कंडेंस्ड फॉर्म है क्रोमोसोम्स की। क्रोमेटिन कंसिस्ट ऑफ अ कॉम्बिनेशन ऑफ डीएनए एंड प्रोटीन्स। डीएनए और प्रोटीन्स का कॉम्बिनेशन है ये, जिसे हम क्रोमेटिन बोल रहे हैं। डीएनए के साथ अगर आपको याद हो तो शायद वेरी फर्स्ट लेक्चर था वो, जिसमें मैंने आपको बताया था कि डीएनए लपेटा हुआ होता है हिस्टोन प्रोटीन्स के ऊपर। वो बॉल लाइक स्ट्रक्चर्स होते हैं प्रोटीन्स, ठीक है, तो उनके ऊपर ये रैप हुआ होता है। एंड इज द अनकॉइल्ड टैंगल्ड मैस ऑफ क्रोमोसोम। और साथ ही अनकॉइल्ड यानी कि कॉइल्ड फॉर्म में नहीं होता उस वक्त, और टैंगल्ड मैस ऑफ क्रोमोसोम्स कलर्ड बॉडीज containing the hereditary information in segments of DNA called genes। ये डीएनए के मतलब के इनके अंदर हेरिडिटरी इंफॉर्मेशन है, डीएनए के सेगमेंट्स के अंदर है, और उनको हम जीन्स बोल रहे हैं, जो हेरिडिटरी मटेरियल इसके ऊपर अटैच है क्रोमोसोम के ऊपर। ड्यूरिंग सेल डिवीजन ईच क्रोमोसोम कॉइल्स टाइटली। सेल डिवीजन के दौरान हर क्रोमोसोम टाइटली कॉइल फॉर्म में आ जाता है, विच मेक्स द क्रोमोसोम विजिबल व्हेन viewed through a light microscope। तब ये विजिबल फॉर्म में आते हैं, वरना ये विजिबल नहीं होते, हमें सिर्फ कंडेंस्ड क्रोमेटिन नजर आता है। क्रोमोसोम्स विजिबल उस वक्त नहीं होते। न्यूक्लियोलस प्री असेंबली पॉइंट फॉर राइबोसोम, जहाँ पे राइबोसोम्स की प्री असेंबली हो रही होती है, मतलब कि वहां पे इनको असेंबल करके राइबोसोम की फॉर्म में लेके आया जा रहा होता है। ये नॉन मेम्ब्रेनस बाउंड स्ट्रक्चर है इन द न्यूक्लियोप्लाज्म दैट इज प्रेजेंट इन नॉन डिवाइडिंग सेल। ये भी नॉन डिवाइडिंग सेल की बात हो रही है। जब सेल डिवाइडिंग स्टेज पे होता है तो उस वक्त सिचुएशन कुछ और हो जाती है। 2 or 3 न्यूक्लियोलाई फॉर्म इन मोस्ट सेल्स। ज्यादातर सेल में 2 या 3 न्यूक्लियोलाइज बनते हैं, बट सम सेल्स लाइक एम्फीबियन एग्स हैव थाउजेंड्स। उनके अंदर थाउजेंड्स के हिसाब से होते हैं। Nucleoli are pre-assembly points for ribosomes and usually contain proteins and RNA in many stages of synthesis and assembly। न्यूक्लियोलाई क्या है? प्री असेंबली पॉइंट्स है राइबोसोम्स के लिए, और आमतौर पे वहाँ पे प्रोटीन्स और आरएनए पाए जाते हैं। वहाँ पे मतलब कि ये कंटेन कर रहे हैं, इसके अंदर मौजूद हैं आरएनए और प्रोटीन। और बहुत सारी स्टेजेस में मतलब कि जब सिंथेसिस हो रही होती है, प्रोटीन सिंथेसिस हो रही होती है, तो वहाँ पे हमें आरएनए भी मिलता है और प्रोटीन्स भी मिलती हैं और राइबोसोम भी मिलता है, ठीक है। असेंबली ऑफ राइबोसोम्स इज कंप्लीटेड आफ्टर दे लीव द न्यूक्लियस थ्रू द पोर्स ऑफ द न्यूक्लियर इन्वेलप। और असेंबली हमें राइबोसोम्स की तब नजर आती है, तब कंप्लीट होती है, जब राइबोसोम्स न्यूक्लियस को छोड़ के चले जाते हैं न्यूक्लियर पोर के थ्रू, ठीक है। और न्यूक्लियर पोर कहाँ पाए जा रहे हैं? न्यूक्लियर इन्वेलप में पाए जाते हैं। इसका मतलब है कि जब न्यूक्लियर इन्वेलप के न्यूक्लियर पोर में से निकल के राइबोसोम चला जाता है तो उस वक्त उसकी असेंबली कंप्लीट हो जाती है। अब ये देखें, यहाँ पे न्यूक्लियोलस नजर आ रहा है, कंडेंस्ड एरिया है ये, और ये न्यूक्लियर पोर है, न्यूक्लियर इन्वेलप है, और इसके अंदर ये पोर्स भी दिख रहे हैं, ठीक है। जो गैप नजर आ रहा है ये पोर है, और ये क्रोमेटिन है कंडेंस्ड फॉर्म में जो हमें डार्क नजर आ रहा है, ठीक है। और ये टॉपिक इतना ही था आपका न्यूक्लियस का। जब भी आपको कोई कोई चीज़ कंफ्यूजिंग लगती है और कुछ समझ में नहीं आता, क्लियर नहीं हो पाता, तो यू कैन ऑब्वियसली कॉन्टेक्ट मी वेरी फ्रीली, ठीक है। तो अपनी बहुत अच्छी तैयारी कीजिए, और जब भी कभी भी कोई प्रॉब्लम हो, यू कैन कॉन्टेक्ट मी। ओके, थैंक यू सो मच। अल्लाह हाफिज़।